नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल स्वागत करता हूं आप सबका। मित्रों, लॉकडाउन के इस माहौल में चाहे प्रतियोगिता परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थी हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थी हो, एक हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते आप सबके सामने मैं हिंदी व्याकरण के कुछ बिंदु लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इससे अवश्य सफलता में लाभ मिलेगा। मित्रों, आज का अपना जो बिंदु है वो है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण किया गया है चार आधार पर। पहला, प्रयोग के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। फिर प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। रचना के आधार पर तीन, रूढ़, यौगिक, योरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर पांच है, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर। अर्थ के आधार पर विलोम, पर्याय, अनेकार्थी आदि। मित्रों, इस वर्गीकरण में हम पहला जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो होगा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। आज हम विकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। विकारी शब्द, देखो मित्रों, किसी भी बिंदु को पढ़ने के साथ उसकी परिभाषा रखने से बेहतर है आप उसका शाब्दिक अर्थ जान लें। यहां विकारी शब्द जो है ये विकार से बना है और विकार का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन, जो जैसा है वैसा न रहे। तो जिसमें परिवर्तन आता है वो कहलाएगा विकारी। अर्थात ऐसे शब्द जो अपना रूप बदल लेते हैं, जिनमें परिवर्तन आता है, वे कहलाते हैं विकारी शब्द। मगर विकार ऐसे बैठे बिठाए नहीं आ जाएगा कि कोई नया रजिस्टर ले, उसमें 10-5 शब्द लिख लें और हर चौथे पांचवें दिन देखे बदल गए क्या। उन शब्दों में भी परिवर्तन का कोई ना कोई कारण है और वो कारण है लिंग, वचन, काल, पुरुष। अर्थात ऐसे शब्द जो या तो लिंग बदलने से या वचन बदलने से, काल के प्रयोग के साथ या पुरुष प्रयोग के साथ परिवर्तित हो जाए, विकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, विकारी कहलाते हैं। इन्हें समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मेरा, यह है सर्वनाम। अच्छा, यह विशेषण। लड़का, संज्ञा। निकट, बैठा है, बैठना है क्रिया। मित्रों, अगर मैं इस लड़का शब्द का लिंग बदलकर इसे लड़की कर दूं तो इसके अंत में आने वाला आ जो साउंड है वो परिवर्तित होता है या नहीं होता है। इसका स्त्रीलिंग करते ही लड़की, जैसे ही इधर लिंग बदलेंगे अच्छा अच्छी बन जाएगा, मेरा मेरी बन जाएगा और बैठा बैठी बन जाएगा।
वचन बदलने पर लड़का का आ ए में बदल जाएगा, लड़के अच्छा अच्छे हो जाएगा, मेरा मेरे हो जाएगा और बैठा बैठे हो जाएगा। मेरी अच्छी लड़की निकट बैठी है, मेरे अच्छे लड़के निकट बैठे हैं। मगर लिंग वचन काल आदि के आधार पर ये निकट शब्द नहीं बदला, तो जो बदल गए वो विकारी और जो नहीं बदले वो अविकारी। तो कुल मिलाकर बात ये रही कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल या पुरुष के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। और हिंदी में विकारी शब्दों के प्रकार हैं 4: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्दों के तहत हम ये चारों बिंदु पढ़ेंगे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिनमें पहला बिंदु होगा संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा में उपसर्ग है सम, मूल शब्द है ज्ञा, ज्ञा यानी जानना, सम यानी अच्छी तरह से। किसी चीज को अच्छी तरह से जानकर, देखकर, समझकर उसके द्वारा समझने वाले के द्वारा रखा हुआ नाम ही संज्ञा कहलाता है। अर्थात संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। और दोस्तों, विद्यालय जीवन में आपने ये पढ़ा है कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, किसे कहते हैं। मैं आपके सामने कुछ एक शब्द रख रहा हूं जिन्हें आपको अपने जेहन में उत्तर देकर जानना है कि ये कौन सी संज्ञा है। फूल, कमल, पशु, गाय, गांधी, दया। इनमें से हो सकता है कोई संज्ञा जातिवाचक हो, कोई व्यक्तिवाचक हो, या कोई भाववाचक। आप सभी दर्शक विद्यार्थी सारे शब्दों का उत्तर अपने मन में जान लें। फूल, कमल, पशु, गाय, गांधी, दया। दोस्तों, इनमें दया जो संज्ञा है वो है भाववाचक। और जिन लोगों ने इनमें से किसी शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा चुना है, तो आप ये जान लें कि इनमें एक भी संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं है। अर्थात दया को छोड़कर अन्य सारी संज्ञाएं जातिवाचक है। फूल जातिवाचक, कमल जातिवाचक, पशु जातिवाचक, गाय और गांधी। अब आप विद्यार्थियों के मन में ये एक प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब कमल व्यक्तिवाचक है, हमने कई शब्दों को, गांधी को व्यक्तिवाचक समझ लिया। इसी त्रुटि को हमें जानना है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कमल को व्यक्तिवाचक विचारा है वो दो प्रकार के विचार रखते हैं। किसी के मन में एक तो यह प्रश्न आया है कि कमल किसी का नाम हो सकता है, नंबर 1। या किसी ने यह सोचा है कि कमल एक विशेष प्रकार का फूल हो सकता है। पहले मैं उन विद्यार्थियों से बात कर लूं जिन्होंने यह विचारा है कि कमल किसी का नाम हो सकता है। दोस्तों, जिन लोगों ने कमल किसी का नाम हो सकता है ऐसा सोचकर कमल को व्यक्तिवाचक माना, तो उन्होंने दया को भाववाचक कैसे सोचा? दया भी तो जेठालाल जी की हो सकती है। इसका अर्थ है कि नाम घर वालों के द्वारा कुछ भी रखे जा सकते हैं। जब आपके सामने कोई शब्द आए और ये पूछा जाए कि इसमें संज्ञा कौन सी है, तो आपको यह नहीं सोचना है कि ये मेरा नाम है, मेरे पड़ोस में रहने वाले का नाम है। एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए एक सुनार है, उसका वास्ता दिन रात पड़ता रहता है नीलम, हीरा, जवाहर से। सुनार की बेटी हुई और सुनार ने नाम रख दिया नीलम, बेटे का नाम रख दिया हीरा। अब परीक्षा में नीलम और हीरा लिखा आए तो क्या वो बच्चे ये सोचें कि ये हमारा नाम है इसलिए हम इन्हें व्यक्तिवाचक कर दें? नीलम शब्द अगर लिखा आया है तो पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे जानें। नीलम असल में क्या है? नीलम एक प्रकार का रत्न है।
तो वो नीलम शब्द जातिवाचक होगा। अब ऐसे विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि फूल जातिवाचक है मगर कमल एक विशेष प्रकार का फूल है, इसलिए कमल को तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। दोस्तों, कमल एक विशेष प्रकार का फूल नहीं है, कमल जगत में एक नहीं है। कमल असल में पादप की एक प्रजाति है। कमल उस पादप की प्रजाति का नाम है। जब आपके सामने कमल लाया जाता है, आपने किसी तालाब में देखा है, तो एक बार किसी ने अवगत करा दिया कि बेटा ये कमल है, मगर दोबारा जब आपके सामने रखा जाता है तो आप अपने आप पहचान जाते हो कि ये कमल है। इसका मतलब ऐसी संज्ञाएं जिनको आप एक बार कहीं देखकर दोबारा अपने आप पहचान जाते हो, वो कभी भी व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती है अगर वो जगत में कई सारी है तो। इसे एक बार और समझ लें हम लोग। जैसे आपको ऐसी जगह पे आपकी आंखें बांधकर खोली जाए जहां पर कई किलोमीटर में बल खाता हुआ पानी बह रहा है और फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा ये क्या बह रही है, तो आप कह दोगे कि ये नदी बह रही है। इसका अर्थ है कि आपने गुण के आधार पर उसे पहचान लिया है। जिसे आप गुण के आधार पर पहचान जाते हो वो संज्ञा होती है जातिवाचक। अच्छा बताइए, शादी विवाह में हम जाते हैं तो वो कौन होता है जो घोड़ी पर बैठकर जाता रहता है? दुल्हन। इसका मतलब हम पहचान गए। तो दुल्हा कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक। अच्छा, दूल्हे के पीछे चलने वाले वो लोग, वो बाराती, हम पहचान जाते हैं कि ये बाराती है, तो वो जातिवाचक। वो जो एक चोटी के गांठ लगा के, तिलक लगा के और मंत्रोच्चारण करते रहते हैं, वो पंडित। इसका मतलब दुल्हा, बाराती और पंडित कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर करने के लिए मान लीजिए इस सर्कल में जितनी भी संज्ञाएं आती है वो सारी होगी जातिवाचक। अब जातिवाचक इस प्रयास में रहती है कि मैं बन जाऊं व्यक्तिवाचक। कोई संज्ञा यहां से बाहर निकली और खुद जैसी अकेली रह गई तो वो बनेगी व्यक्तिवाचक। मगर यहां से बाहर तो निकल गई, मगर उसने खुद जैसी दो या दो से अधिक वापस पैदा कर ली तो वो फिर रह जाएगी जातिवाचक। जैसे मान लीजिए ये शब्द है ग्रह, ये दो या दो से अधिक है, तो ग्रह कौन सी संज्ञा हुई? फिर जातिवाचक। अब इसमें से एक संज्ञा बाहर आई और उसने अपना नाम रखा सूर्य। क्या सूर्य के सूर्य पैदा हुआ? क्या जगत में दो हुए? नहीं हुए, तो फिर सूर्य व्यक्तिवाचक। सूर्य के देखे देख ही एक और संज्ञा आई और उसने अपना नाम रखा चंद्र। चंद्र दो हुए, तीन हुए, चार हुए या एक ही है? यदि ये दो हो जाते तो जातिवाचक, मगर चंद्र भी कितने हैं? एक, इसलिए ये व्यक्तिवाचक। इन्हीं के देखे देख एक और संज्ञा उछली, उसने नाम रखा तारा। अगर जगत में जिस दिन ये इकलौता पैदा हुआ एक ही था, उस दिन के लिए मान लीजिए कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, मगर फिर तारे के तारा जन्म लेता है, फिर तारे से तारा, फिर तारे से तारा और फिर तारे से तारा, और ऐसे आकाश में कई सारे तारे हो गए। अब ये कई सारे तारे हो गए जिन्हें हम देखकर जान जाते हैं कि ये तारे हैं, तो ये जातिवाचक। मगर इन तारों में से एक तारा ये कहता है कि तुम्हारी और मेरी तो नहीं पड़ रही, मैं तुमसे अलग हूं और मेरा नाम ध्रुव है। क्या ध्रुव के ध्रुव पैदा हुआ? क्या दो ध्रुव हुए? इसका मतलब ध्रुव कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही ये रहा फल, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। अब फल में से निकला आम, ये कौन सी संज्ञा है? यदि जगत में एक है तब तो है ये व्यक्तिवाचक, मगर आम खूब सारे हैं, इन्हें हम देखकर पहचान जाते हैं, तो आम कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। अच्छा बताओ, अब ये कौन सी संज्ञा है? लंगड़ा आम। दोस्तों, भ्रांतिवश कई विद्यार्थी फिर दलील देते हैं कि लंगड़ा आम व्यक्तिवाचक है, मगर ठेले पर जब आप खरीदने गए तो पूरे ठेले पर क्या बिक रहे थे? लंगड़े आम। आपने 2 किलो अपनी थैली में ले लिए, वो कौन से? वो भी लंगड़े आम। और एक आम आपने खा लिया, वो भी कौन सा? लंगड़ा आम। तो दो या दो से अधिक हुए, तो फिर ये भी क्या है? जातिवाचक। ये रहे, ये संज्ञा रही अनाज, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। अनाज में से निकला चावल।
अब आपके सामने एक मुट्ठी में चावल, एक मुट्ठी में गेहूं रखे जाए और फिर पूछा जाए बताओ ये क्या है, तो क्या आप देखकर नहीं बता दोगे कि ये चावल है और ये गेहूं है? जिसे देखकर आप पहचान रहे हो, समझो वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अब इस चावल में से निकले बासमती चावल, ये कौन सी संज्ञा है? नहीं दोस्तों, ये भी जातिवाचक है। माँ ने कहा कि जा बेटा दुकान से चावल लेके आ। अब दुकानदार ने आपको 20 रुपए किलो वाले चावल 100 रुपए में दे दिए। जाते ही मां कह देगी कि बेटा ये तो बासमती नहीं है। इसका मतलब क्या दानों पर लिखा हुआ था क्या कि मैं बासमती हूं या नहीं हूं? दाने के आकार, दाने के रंग रूप को देखकर जहां पहचानेंगे, समझो वो भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। अच्छा, अगर बासमती चावल व्यक्तिवाचक होता तो वो इकलौता होता, जो कहीं ना कहीं म्यूजियम में होता। जैसे हमारा एक बड़ा बेशकीमती हीरा कोहिनूर ले गए तो हम ये कहते कि साहब हमारा भी एक बेशकीमती चावल जिसका नाम बासमती है वो भी कोई ले गया और वो जगत में एक ही है, तब तो होता वो व्यक्तिवाचक। ये रही संज्ञा पशु, कौन सी? जातिवाचक। पशु में से निकली गाय, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। अच्छा, राठी गाय, दोस्तों राठी भी जातिवाचक होगी क्योंकि राठी भी गाय की एक नस्ल है। उसको हम रंग रूप के आधार पर पहचान सकते हैं। इसी पशु में से घोड़ा, मगर घोड़े को ले गए राणा प्रताप और उसका नाम रख लिया चेतक। यह संज्ञा है दोस्तों पेड़, जातिवाचक। पेड़ में से नीम, पीपल, बबूल। क्या हम इन पेड़ों को देखकर पहचान नहीं जाते? क्या नीम जगत में एक है, पीपल एक है? तो फिर नीम, पीपल और बबूल भी कौन सी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक। उम्मीद करता हूं कि आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर करना आ गया होगा। ऐसी संज्ञा जो जगत में एक है वो व्यक्तिवाचक। ऐसी संज्ञा जिसको आपने कहीं एक बार देख लिया है, दोबारा हूबहू वैसी की वैसी संज्ञा आए और आप किसी से बिना पूछे उसको पहचान जाओ और उसका नाम बता दो, समझ जाइए कि वो संज्ञा क्या है? जातिवाचक है दोस्तों। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को जानने के लिए इस लाइन से नीचे जो संज्ञाएं रह गई वो रहेगी दोस्तों जातिवाचक, और इससे ऊपर आई वो बनेगी व्यक्तिवाचक। वो पैदा हुआ मानव। अब बताओ मानव कौन सी संज्ञा? फिर वो आगे चलकर बन गया कवि। कवि को आप पहचान जाते हो देखकर, हुलिये से मंच पर खड़े होने पर कि ये कवि है, तो कवि भी जातिवाचक। मगर उसने नाम रखा तुलसीदास। ये तुलसीदास होगी दोस्तों व्यक्तिवाचक। अच्छा, किसी शब्द के साथ सिंह, चंद्र, कुमार, दास ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं तो ये हमें आश्वस्त कर जाते हैं कि ये किसी का नाम है। अगर इस तुलसीदास का दास हटा दूं और कोरा शब्द लिखा है तुलसी, तो बताओ तुलसी असल में क्या है? किसी इंसान का नाम है या पादप की एक प्रजाति है? तो तुलसी भी क्या हो जाएगी? जातिवाचक। मगर यहां दास लगने से ये क्लियर हो जाता है कि ये किसी का नाम है। ये कागज, ये कई सारे कागज मिलकर पुस्तक, और ये रामचरित मानस। ये गांव, शहर, देश, रामपुर, जयपुर, भारत। रिश्तों के नाम
जितने भी रिश्तों के प्रकार है वो सारे जातिवाचक है। पिता माता पति पत्नी ये एक होते हैं मगर एक के नहीं होते हैं। चाचा ताऊ मामा भाई बहन ये रिश्ते तो कई सारे हो सकते हैं। अब इनका वाक्य में प्रयोग करके हम इनका व्यक्तिवाचक बना सकते हैं। जैसे चाचा शब्द आया तो वो तो है जातिवाचक, मगर चाचा जी के जन्मदिन को बाल दिवस कहते हैं, यहां चाचा जी से आशय फिर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक रहेगा। वस्तुओं के प्रकार और ब्रांड नेम। दोस्तों उत्पाद जो होता है जिन चीजों का, वो वस्तुएं सारी देखकर पहचानी जा सकती है, इसलिए वो तो रहेगी जातिवाचक, मगर जो कंपनी उन्हें बना रही है उस कंपनी का नाम हमेशा व्यक्तिवाचक आएगा। इसको यूं जाने कि जब भी कोई संस्थान खुलता है तो उसका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होता है, और जो चीज रजिस्टर्ड है वो उत्तरदायी है, वो एक है। यहां तक कि आपकी मोटरसाइकिल के जो नंबर प्लेट पे लिखे हुए नंबर है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। टीवी पे आपने प्रचार देखे होंगे, प्रचार कभी भी वस्तु का नहीं होता है, प्रचार हमेशा जो है ब्रांड का होता है। एक भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति खूब कसरत करके आकर कहता है कि भाभी जरा कोयला देना, दांत मांज लो। भाभी कहती है शरीर के लिए इतना कुछ, दांतों के लिए कोयला, ये लो कोलगेट। भाभी ने प्रचार किसका किया है? कोलगेट का किया है। अगर वो दांतों की हिफाजत ही चाहती थी तो वो कह देती कि दंत मंजन। अब पेप्सोडेंट भी दंत मंजन बेचता है, कोलगेट भी दंत मंजन बेचता है, सिवा का भी दंत मंजन बेचता है, तो दंत मंजन तो रहेगा जातिवाचक, मगर उन पर लगे हुए जो टैग है वो सारे व्यक्तिवाचक है। आपने जूते लिए हैं, जातिवाचक, मगर जूतों पर रिबॉक जो लिखा है वो व्यक्तिवाचक होगा। आपने कपड़े लिए, जातिवाचक, मगर रेमंड, आपके वुडलैंड, ये सब व्यक्तिवाचक होंगे। दोस्तों मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है और जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाती है। आइए हम व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाएं। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। यह शब्द है रावण, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दोस्तों रावण शब्द जो है वो जातिवाचक कैसे बनेगा? हमने पहले बात की है कि गुण के आधार पर जो संज्ञाएं पहचानी जाती है वो होती है जातिवाचक। जब आप अपने गांव से शहर की ओर जाते हैं, वहां रहना होता है आपको, तो बड़े डरे सहमे अंदाज में आपके परिजन कहते हैं कि बेटा वहां रावणों से बचना। तो वहां घर वाले जब ये कह रहे हैं कि बेटा रावणों से बचना, तो इसका आशय ये नहीं है कि वहां लंकापति मिलेगा तुम्हें। उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों से बचने के लिए कहा जा रहा, उनके चाहे नाम कुछ भी हो, मगर उनका गुण कैसा होगा, रावण जैसा होगा। वो उनको सीधा ही क्या कह रहे हैं, रावणों से बचो, रावणों से बचना होगा। तो यह रावणों संज्ञा कैसी है? यह रावणों संज्ञा होगी जातिवाचक। आओ इसे और अच्छी तरह जान ले हम लोग। दोस्तों पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर अगर आप पढ़ते हो तो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का गुण के कारण जब किसी अन्य संज्ञा पर आरोप होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसका आरोप हुआ है जातिवाचक बन जाती है। ऐसे नहीं आया आपको समझ में? आपको सबका अपना अपना नाम पता है, कौन सी संज्ञा है वो? जी हाँ, व्यक्तिवाचक। अब मित्रों कभी आपने ऐसा किया कि घर पे दोपहरी में आप देर तक 10-11 बजे तक सोते रहे? जी हाँ, किया। नाम सबको पता है ना? अब मम्मी आती है, आकर चीख कर कहती है कि अरे वो कुंभकर्ण अब तो उठ जा। तो माँ ने आपको क्या कहा? कुंभकर्ण कहा। क्यों? क्योंकि आप में कुंभकर्ण जैसा गुण दिखा। तो कुंभकर्ण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, गुण के आधार पर आप पर आरोप कर दिया, तो इस समय वो कुंभकर्ण कौन सी संज्ञा बन जाएगी? जातिवाचक बन जाएगी। जबकि आपका नाम कुंभकर्ण नहीं है, मगर आपको सीधा क्या कहा गया है? कुंभकर्ण कहा गया है।
दूसरा, जब घर वालों को कोई ज्यादा सता ले तो घर वाले खींचते हुए कहते हैं कि मेरे घर में ये कंस पैदा हो गया, जबकि उसका नाम कंस नहीं है। तो जब किसी सामने वाले का जो नाम नहीं है वो न पुकार के गुण के आधार पर उसे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो उस गुण जैसी चर्चित है वो पुकार दी जाए तो वो जातिवाचक बन जाती है। मित्रों, एक फिल्म आई थी जिद्दी। 5 बजे बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जब देवा को पकड़ने के लिए उसमें पुलिसिया किरदार निभाने वाला इंदर सक्सेना कच्ची बस्ती में जाता है और कहता है कि देवा कहां छिपा है, निकल बाहर। एक छोटा सा बच्चा आता है और कहता है कि मैं हूं देवा। एक औरत आती है और कहती है मैं हूं देवा। एक बूढ़ा आता है और कहता है कि मैं हूं देवा। तो उन सब लोगों ने क्या कर लिया है, देवा के गुण को ओढ़ लिया है। उस समय वो देवा कौन सी संज्ञा बन जाएगी, जातिवाचक बन जाएगी। आपने गाइड बुक्स में खूब पढ़ा होगा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। ऐसे अलग अलग पढ़े तो समुद्रगुप्त व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेपोलियन बोनापार्ट भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मगर यहां देखो समुद्रगुप्त पर नेपोलियन का आरोप हुआ है और हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का अगर गुण के कारण किसी अन्य संज्ञा पर आरोप होता है तो वह संज्ञा जिसका आरोप हुआ है जातिवाचक बन जाती है। अतः यहां नेपोलियन क्या रहेगा, जातिवाचक रहेगा। ये रहा झालावाड़। ये राजस्थान और ये नागपुर। तीनों अलग अलग संज्ञाएं होने के नाते अभी तो व्यक्तिवाचक है। मगर दोस्तों झालावाड़ में और नागपुर में एक समानता है, दोनों में संतरों का। मगर दोस्तों झालावाड़ और नागपुर में एक समानता है, दोनों में संतरों का उत्पादन होता है। अतः हम कहते हैं कि झालावाड़ राजस्थान का नागपुर है। यहां किस पर, झालावाड़ पर। किसका, नागपुर का आरोप हुआ है। तो जिसका आरोप हुआ है वो क्या बनती है, जातिवाचक बनती है। जिसका आरोप हुआ है वो जातिवाचक बन जाती है। किसी के घर में विभीषण पैदा न हो, अब यहां विभीषण शब्द में कौन सी संख्या है। अगर विभीषण से आशय लंकापति के भाई का ही है, वो ही पात्र निकलता है तो वो व्यक्तिवाचक होगी। मगर किसी के घर में विभीषण पैदा न हो, इसका मतलब ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो घर का भेद बताए। अभी स्थानीय चुनाव में जो सरपंच का चुनाव हारा है, उसमें हारे हुए उम्मीदवार से आप बात करके देखिए तो वो कहेगा अरे मैं कौन सा हारने वाला था, मैं तो इन विभीषणों की वजह से हार गया। वो अपने ही भ्रातृजनों पर आरोप लगाता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इस वजह से वो हार गया है। तो क्या उसके भाइयों का नाम विभीषण है? नहीं है, मगर फिर भी वो उन्हें क्या कह रहा है, विभीषण कह रहा है। ऐसी सूरत में विभीषण कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। रामेश्वर तो माता पिता के लिए श्रवण है। दोस्तों यहां रामेश्वर पर किसका आरोप हुआ है, श्रवण कुमार का आरोप हुआ है सेवा करने के कारण। तो यहां श्रवण कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहां श्रवण होगा जातिवाचक। उस पर संदेह मत करो, पूरा भीष्म है। यहां भीष्म किसके लिए कहा जा रहा है, क्या महाभारत के पात्र के लिए कहा जा रहा है या किसी साधारण व्यक्ति जिसका नाम भीष्म नहीं है उसके लिए, जो भी अपनी बात पर अड़िग है
हम उसे भीष्म कह देते हैं। ऐसी सूरत में भीष्म कौन सी संज्ञा होगी? भीष्म जातिवाचक संज्ञा होगी। अब है दोस्तों जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना है। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है, मगर कई बार ऐसा होता है कि शब्द तो जातिवाचक हो किंतु वो संपूर्ण जाति का बोध न कराकर एक व्यक्ति विशेष का बोध कराता है। ऐसी सूरत में वो जातिवाचक शब्द भी व्यक्तिवाचक बन जाता है। जैसे ये जातिवाचक शब्द है पंडित। यहां कई सारे पंडित हैं, हम एक विशेष के बारे में नहीं जान सकते। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहां जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जी कौन है? यहां संपूर्ण जाति का बोध न होकर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का नाम निकल के हमारे सामने आता है। अतः पंडित जी शब्द यहां क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ये तेंदुलकर, कई सारे तेंदुलकर हैं। अगर आप बात करें तो ये एक सरनेम है, मगर तेंदुलकर क्रिकेट जगत के भगवान हैं। यहां दोस्तों हम पर्टिकुलर सचिन तेंदुलकर की ही बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक होगी। मित्रों, उम्मीद करता हूं आज हमने जो बिंदु लिया है उसके बारे में आपकी समझ जरूर विकसित हुई होगी। इस आधार पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिसे आपको छांटना है। नेताजी के बलिदान से घर घर में सुभाष पैदा हो गए। इस वाक्य का आपको भाव समझना है। एक संज्ञा है नेताजी और एक है सुभाष, और आपको बताना है कि नेताजी कौन सी संज्ञा है और सुभाष कौन सी संज्ञा है। नेताजी के बलिदान से, कौन से नेताजी? कोई भी साधारण नेता या कोई विशेष नेता? ये विशेष नेता कौन है? ये है सुभाष चंद्र बोस। तो यहां नेताजी संपूर्ण जाति का बोध न कराकर सुभाष चंद्र बोस का बोध करा रहा है, इसलिए जो जातिवाचक शब्द है वो तो बन गया व्यक्तिवाचक। घर घर में ही सुभाष पैदा हो गए, इसका मतलब यह है कि जो बच्चे नए पैदा हुए क्या उनके नाम सुभाष रखे गए? जी नहीं दोस्तों, जितने युवा थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जैसा गुण ओढ़ लिया और अब वो भी बलिदान की राह पर चल पड़े, इसलिए घर घर में से कौन निकले? सुभाष निकले। इसलिए सुभाष जो व्यक्तिवाचक है वो क्या बन गया? जातिवाचक बन गया। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। संज्ञा के अगले बिंदुओं को लेकर मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।